नमस्कार। ज्ञान विधि चैनल में मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 का जो हमारा प्रकरण है, हमें संसद क्यों चाहिए, उसके बारे में हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो है संसद के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि यह हम अपने आप को मानते हैं कि और हमें इस बात पर गर्व भी है कि हम एक लोकतांत्रिक यानी इस भारत देश में रहते हैं और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसमें लोगों की भागीदारी, जैसे हम जो पिछले जो है कक्षाओं में हमने देखा था कि लोकतंत्र की जो मुख्य तत्व है समानताएं हैं, भागीदारी है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है जो रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन में। तो इसी की तहत यहाँ पर इस अध्याय में भी हम निर्णय प्रक्रिया की जो सहमति है, लोगों की इसमें जो भागीदारी के जो मुख्य जो है बिंदु है, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ये वही तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हम अपनी संसद के बारे में दे सकते हैं, यानी हमारी एक संसद एक इस बात के लिए हम दे सकते हैं। इस अध्याय में ये हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है, यानी हमारी संसद लोगों को इस जो सभी जो निर्णय होते हैं इस प्रक्रिया में भाग लेने में और सरकार को किस तरह पर अंकुश रखना है, इस पर हमारी मदद करती है। तो इसके बारे में भी हम देखें कि किस तरह हमारी जो पृष्ठभूमि बनी है, किस तरह से संविधान के बाद यहाँ पर संविधान का जो है संसद का निर्माण किया गया था। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जो है ब्रिटिश शासन में चलते हैं, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद में हमें आज़ादी यहाँ पर प्राप्त हुई थी, क्योंकि काफी ब्रिटिश शासन ने यहाँ पर लगभग 200 सालों तक जो भारत को अपने उपनिवेश बना के रखा था। तो हम कह सकते हैं बड़े लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और इस आजादी के लिए पूरी देश की जनता ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया और इस संघर्ष में सभी पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग लिया, यानी सभी पृष्ठभूमि के लोग इसमें आते थे, यानी सभी धर्म जाति समुदाय से संबंधित रखने वाले सभी लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में इसमें भाग लिया था। औपनिवेशिक शासन के तहत ब्रिटिश शासन से लोग डरे हुए थे, यानी जो भी कानून बनता था उसमें उनकी कोई भी भागीदारी नहीं होती थी, उनके साथ जो है अत्याचार किया जाता था। तो इसीलिए शुरू से जब भी यहाँ पर हमारे जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में, तभी से यहाँ पर मांग की गई कि भारत का जो भी संविधान बने वो भारतीयों के लिए ही हो और भारतीय ही इसको बनाए। तो इस तरह की मांगे यहाँ पर है जो है प्रस्तुत यहाँ पर होने लगी थी। तो इसमें हमने देखा था, पहले अध्याय में देखा था कि औपनिवेशिक शासन के समय में जो कानून बनाए जाते थे वो हमारे भारतीय हित में नहीं होते थे। इसलिए जब देश आजाद हुआ तब लोगों की आशा थी कि जो भी सरकार बने तो वो स्थिति यहाँ पर वापस नहीं हो। तो यहाँ पर सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील होना था, क्योंकि जिस प्रकार के जब उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखा था तो वो स्थिति यहाँ पर वापस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संविधान निर्माताओं ने जो भी जो कार्य किया यहाँ पर संविधान निर्माण में, तो लोगों के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह निर्णय किया गया था। संघर्ष के जो सपने हैं, आकांक्षाओं को स्वतंत्र भारतीय संविधान के ठोस रूप में उन्होंने ग्रहण किया था और इसी संविधान में लोगों को मुख्य धारा में बराबर में समानता लाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, भागीदारी लोगों के लाने के लिए यहाँ पर वैश्विक मताधिकार का सभी वर्ग को अधिकार दिया, वो चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र समुदाय धर्म से संबंधित रखता हो, सभी को मत देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। अब सहमति का विचार जो होता है वो लोकतंत्र का मुख्य बिंदु होता है, यानी लोकतांत्रिक विचार में सहमति यानी लोगों की सहमति होती है, तभी है वो कार्य यहाँ पर किया जाता है और लोगों का जो निर्णय होता है वो भी लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य जो है गठन करता है, इसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे जो मूल सोच होती है यह होती है कि ताकि लोगों की भी इसमें भागीदारी रहे। तो व्यक्ति सरकार को मंजूरी कैसे दे सकता है, यानी यदि हम इसकी बात करें कि लोग ही अपना निर्णय देंगे, लोग उनके जो प्रमुख रूप से फैसले देंगे, तो इसमें सरकार को किस प्रकार के फैसले लोग कैसे देते हैं। तो हम देखते हैं पिछले कक्षा में हमने देखा था कि लोग वैसे मताधिकार का जब उनको दिया गया, अधिकार दिया गया, तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और अपने प्रतिनिधि के वही प्रतिनिधि किसके प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि जनता ही उनको प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर भेजती है, संसद में भेजा जाता है। क्योंकि आप ध्यान देना कक्षा 7 में भी हमने जो राज्य सरकार की जो
यहाँ पर आते हैं। तो जनता द्वारा जो सभी प्रतिनिधि जो चुने होते हैं संयुक्त रूप से इस प्रतिनिधियों के जहाँ पर वो बैठते हैं वो संसद कहलाती है। और इस लिहाज से अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधि इनके माध्यम से ही लोग सरकार बनाते हैं, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए ये सरकार जनता की सरकार है वो मानी जाती है। तो सरकार के विभिन्न स्तरों पर जो प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह से किया जाता है, ये हमने कक्षा 7 में देखा था कि किस तरह से चुनाव जो प्रतिनिधि हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि खड़ा होता है, अलग अलग क्षेत्र से होता है और अलग अलग पार्टियों अलग अलग राजनीतिक दलों से यहाँ पर संबंधित रखता है। तो जिस पार्टी से संबंधित होता है, जिसको बहुमत मिलता है वो यहाँ पर सत्ता पक्ष में होता है, जिसको कम मिलता है वो विपक्ष पक्ष में होता है। तो आजादी के बाद हमारे यहाँ पर जो भारतीय संसद जो बनाई गई थी वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है हमारी संसद। यानी संसद का जो निर्माण किया गया था, यानी हमारी जो संसद बनी है वो तीन जो हम कह सकते हैं इसके दो भाग हैं हमारे। प्रमुख रूप से इसके दो भाग माने जाते हैं। लोकसभा, पहले की हम बात करें तो लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा, और साथ में संयुक्त रूप से होते हैं जो है राष्ट्रपति इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन प्रमुख रूप से दो इसके जो मुख्य सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनके ये प्रमुख जो है सदन होते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव उसी तरह होते हैं जिस प्रकार राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं। इस प्रकार एमएलए चुने जाते हैं ना विधायक, वैसे ही लोकसभा में भी वो सांसद एमपी जो चुने जाते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो सदस्य होते हैं, तो इनका चुनाव होता है वो लोकसभा में इसी तरह से वो चुने जाते हैं जिस प्रकार राज्य विधानसभा में चुने जाते हैं। और हर साल 5 साल के लिए ये लोकसभा के जो है चुनाव किए करवाए जाते हैं। इसके लिए देश को बहुत सारे जो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता के द्वारा एक एक प्रतिनिधि चुनकर आता है, जो वो हर राज्यों से यहाँ पर जो है आते हैं, हर क्षेत्रों से आते हैं, हर राजनीतिक पार्टी से वो संबंधित यहाँ पर रखते हैं। तो संसद में लोकसभा की बात करें, लोकसभा की सबसे पहले लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और ये जनता का सदन भी माना जाता है, क्योंकि सारे के सारे प्रतिनिधि इसमें जो जनता के द्वारा चुनकर वे आते हैं। लोकसभा के सदस्यों की यदि हम संख्या की बात करें तो अधिकतम संख्या ऐसी है वो 545 हो सकती है। यानी सदस्य संख्या की बात करें लोकसभा की तो सदस्य संख्या 545 यहाँ पर होती है, जिसमें पूरी संख्या 545 होती है, जिसमें 543 सदस्य होते हैं वो लोकसभा जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और 2 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद यदि हम बात करें तो कार्यपालिका का चुनाव करना भी लोकसभा का जो है महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि ये एक प्रमुख रूप से जो लोकसभा होती है कार्यपालिका सरकार से संबंधित यहाँ पर होती है। तो ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिसके लिए हम सरकार शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये प्रतिनिधि लोकसभा में जो चुनकर आते हैं ये प्रमुख रूप से जैसे प्रधानमंत्री होता है उसका पूरा मंत्रिमंडल, यानी सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर जो जिनका निर्वाह किया जाता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा का सबसे जो मुख्य कह सकते हैं मुखिया होता है और अपने जो मंत्रिमंडल जो अन्य जो सांसद होते हैं लोकसभा में उनके साथ मिलकर वो जो है यहाँ पर फैसले करते हैं। और ये मंत्री होते हैं स्वास्थ्य है, शिक्षा संबंधी, वित्त संबंधी, रेलवे संबंधी, विदेशी संबंधी, ये सारे मामलों के अपने विभागों को देखते हैं। जैसे राज्य विधानसभा में हमने देखा सारे के सारे जो काम मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री हैं अपने अपने विभागों में कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा विभाग का अलग कार्य होता है, स्वास्थ्य विभाग का अलग कार्य होता है। वैसे ही राष्ट्र की सरकार की हम बात करें तो लोकसभा के जो है उसमें मुखिया जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसके बाकी सदस्य होते हैं वो अपने अपने विभागों में कार्य करते हैं। जैसे शिक्षा विभाग का हो गया, चिकित्सा विभाग का हो जाता है, विदेशी विभाग का जो मामलों का होता है, रक्षा विभाग का होता है। तो अलग अलग इसमें जो है काम यहाँ पर करते हैं। हालांकि हम कुछ जो वर्षों की हम सरकार की बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल को जो यदि कई बार होता है कि बहुमत नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर स्थिति बनती है कि यहाँ पर 2 जो है दल है गठबंधन बनाकर अपनी सरकार यहाँ पर चलाते हैं, तो उसको गठबंधन सरकार
संविधान भी कहा जाता है। यानी जो भी यहाँ पर राजनीतिक जो दल यहाँ पर जो खड़े होते हैं चुनाव के लिए, जो प्रतिनिधि एक प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं, तो जिसको ज्यादा बहुमत मिलता है वो सत्ता पक्ष में अपनी सरकार 5 साल के लिए लोकसभा में वो अपनी सरकार चलाते हैं, और जिनको ज्यादा बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो विपक्ष दल के रूप में सरकार के सामने यहाँ पर प्रस्तुत होते हैं। तो ये पहला मतलब राष्ट्रीय जो सरकार का चुनाव बना है, लोकतंत्र में हमारी जो है प्रमुख रूप से जो है भागीदारी होती है। अब यदि दूसरी बात करें, संसद का दूसरा सदन है राज्यसभा की बात करें, तो ये देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। ये राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं देश के, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में दूसरी जो सभा है राज्यसभा ये काम करती है। कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है, किसी भी विधेयक को कानून लागू करने के लिए जरूरी है कि राज्यसभा की भी मंजूरी हो। यानी कोई भी जब कानून बनता है संसद में, चाहे वो लोकसभा में बने चाहे वो राज्यसभा में बने, यदि कानून बनता है तो इसकी भी सहमति जरूरी होता है। मान लो कोई कानून लोकसभा में बन रहा है तो बनने के बाद लिए जाएगा राज्यसभा में, तो इसकी सहमति की होनी आवश्यकता होती है। राज्य राष्ट्रपति के पास जाते हैं हस्ताक्षर होने के लिए, और तो उसके बाद कानून बन जाता है और वो मान्य होता है। एक विधेयक को छोड़कर बाकी लगभग जितने भी जो विधेयक जो कानून बनते हैं तो सारे के सारे जो है दोनों में बनाए जाते हैं। राज्यसभा भी अपना कानून बनाती है और लोकसभा भी अपना कानून बनाती है, दोनों की सहमति यहाँ पर आवश्यक होती है। सदन का जो ये है संसद का लोकसभा, इसके द्वारा पारित किए गए जो कानून जो बनाती है लोकसभा, इसको राज्यसभा समीक्षा भी करती है, और जरूरत है जिसको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है तो ये संशोधन भी इसमें किया जाता है। राज्यसभा में 233 सदस्य जो निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य की यदि हम बात करें तो ये मनोनीत होते हैं। यानी अधिकतम इनकी बात करें तो 245 सदस्य हो गए, ये सदस्य संख्या 245 होते हैं, और इसमें 12 सदस्य होते हैं। 245 में से तो 243 सदस्य तो प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, और 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनको राष्ट्रपति 2 सदस्य 12 सदस्य को राज्यसभा में करता है, और यहाँ पर 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी 543 सदस्य हैं जो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं, और इसमें 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करते हैं। आगे दूसरा पॉइंट यदि हम देखें तो सरकार को नियंत्रण करना और मार्गदर्शन करना और जानकारी देना। यानी जो भी हम देख रहे हैं कि लोगों का कैसे कि सरकार लोग कैसे सरकार को मंजूरी देती है, तो इसी के तहत हमने देखा कि लोगों की भागीदारी, जो चुनाव होता है इसमें प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। लोकसभा होता है तो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, राज्यसभा के देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार करती है। अब हम दूसरा देखते हैं सरकार को नियंत्रण करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। अब जब संसद का सत्र चल रहा होता है, जब ये संसद का सत्र चलता है तो सबसे पहले इसमें प्रश्नकाल होता है। अब प्रश्नकाल क्या होता है? ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जो भी सांसद जो चुनकर जाते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले सरकार के सामने प्रश्न करते हैं, उनके जो कामकाज के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार की जो खामियों को अवगत करवाया जाता है। यानी सबसे पहले उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप लोगों ने जो कार्य किया आप में इसमें आपकी ये कमी रह गई, उनके बारे में उनको बताया जाता है। बहुत सारे उनके पास जो समस्याएं होती है उनके बारे में जो है प्रश्न उनसे किया जाता है। सरकार के सामने ये रखा जाता है, लोकसभा में इसको रखा जाता है। इस तरह सरकार को जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। अब जो सरकार है मुख्य रूप से जो देश को चलाने वाली, तो ये जो भी सांसद अपने जो यहाँ पर जो प्रश्न रखते हैं, जो भी अपनी जो समस्याएं रखते हैं, तो वो जनता की समस्या होती है, क्योंकि जनता को ही ध्यान में रखे वो प्रतिनिधि जब चुनकर आते हैं तो उन्हीं की समस्याओं को उनके सामने सरकार के सामने रखना होता है। तो एक तरह से ये लोगों के प्रतिनिधि, लोगों के ही प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर जाते हैं, जो लोगों की समस्या है। तो सरकार को भी लोगों की जो राय जानने का यहाँ पर मौका मिलता है, उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी मौका मिलता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में जो है
सत्ता पक्ष होता है वो तानाशाह की स्थिति में आ जाता है। इसलिए कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार जो समस्याएं जो सामने आती है उनको चेताया जाता है सरकार के बारे में, सरकार को आगाह किया जाता है। तो बराबर हम कह सकते हैं इस प्रकार सत्ता पक्ष के जो विपक्ष के लोग हैं उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो समय समय पर उनको हम नियंत्रण रखने का भी ये कार्य करती है। तब उनको वो सामने लाते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पर समय समय पर सरकार को उनके बारे में बताया जाता है। अब सांसदों के प्रश्न से सरकार को फीडबैक भी मिलता है। जो भी सांसद प्रश्न किया जाता है कि ये समस्याएं हैं, ये हमारे सामने प्रश्न है, या सरकार से जो प्रश्न किए जाते हैं या उनकी जो समस्याएं होती है उनको सामने रखा जाता है, तो सरकार को भी इसके बारे में फीडबैक मिलता है। और इसके चलते सरकार चुस्त रहती है अपने काम करने में, वो अपना जो है तत्कालीन अपना जो काम यहाँ पर शुरू करती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित जो भी जो महत्वपूर्ण जो काम है मामले, उसकी मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसलिए ये एक सबसे तरीका है जिसके द्वारा हम सरकार पर वो नियंत्रण बना सकते हैं। तीसरा है कानून के द्वारा। अब कानून बनाना भी संसद का महत्वपूर्ण जो है कार्य है। इसके बारे में तो कानून बनाने के बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं जो संसद देखते हैं, हम देखते हैं कि लोकसभा का जो देखते हैं, लोकसभा में जो होता है अध्यक्ष, वो लोकसभा के जितने भी जो सदस्य होते हैं, अधिकतर जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को जो है लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। जो भी तत्कालीन समय उपराष्ट्रपति होता है वो उस राज्यसभा का क्या होता है, यहाँ पर सभापति होता है। वो लोकसभा का अध्यक्ष हो जिसमें प्रधानमंत्री, उसका पूरा मंत्रिमंडल, सत्ता दल के लोग और विपक्ष के दल के लोग यहाँ पर लोकसभा में बैठते हैं, जिनके द्वारा सरकार के द्वारा एक प्रमुख कार्यपालिका मानी जाती है। तो यहाँ पर इनके जो है अध्यक्ष होते हैं वो इन्हीं संसद में जो सांसद जो चुनकर आते हैं उन्हीं में से एक को यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष इनको बनाया जाता है। अब हम देखते हैं संसद में प्रमुख रूप से कौन कौन होते हैं। तो संसद में विभिन्न प्रश्न में घूमने वाले सभी प्रकार, सभी क्षेत्रों से, सभी वर्गों से जो प्रतिनिधि आते हैं, क्योंकि पूरे देश का निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ पर चुनाव होता है संसद। क्योंकि राज्य विधानसभा के लिए होता है तो उसी राज्य से जो एमएलए चुनते हैं, उस राज्य के जिलों से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं उन्हीं से आते हैं। लेकिन जब संसद के लिए चुनाव होता है, पूरे राष्ट्र की हमारी संसद है, देश के लिए जो चुनाव होता है, तो पूरे भारत से यानी निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग पृष्ठभूमि के जो सांसद हैं वो चुनकर यहाँ पर आते हैं। और ये प्रमुख रूप से लोकतंत्र का यहाँ पर ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें होती हैं उनके लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं। जैसे अनुसूचित जाति है, जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं, जिसके लिए उस निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं वहाँ पर अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो इनके लिए भी यहाँ पर सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। और इस तरह के जो मुद्दे हैं वो सरकार में यहाँ पर जो है संसद में यहाँ पर उठाए जाते हैं। और आज हमारा देश ऐसे कई मुश्किलों और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है, तो इसमें कई बार हमारे ऐसे सवाल इनसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है। और यही बात जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो समस्याएं सामने रखी जाती हैं, तो ये लोकतंत्र को और जो है मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि इनसे और जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने का यहाँ पर कार्य किया जाता है प्रमुख रूप से। तो इस प्रकार हमने देखा आज संसद के बारे में। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है संसद के जो प्रमुख सदन है कौन कौन से, दो प्रमुख सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है, और राष्ट्रपति भी इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी पूरी संसद की यदि हम बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें सम्मिलित होते हैं। और मुख्य रूप से दो सदन होते हैं, ये निम्न सदन कहा जाता है, और ये 5 वर्ष के लिए जो है इसमें जो इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के यदि हम कार्यकाल की बात करें तो ये 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा ऐसी जो है हम कह सकते हैं लोकसभा जो उसको भंग भी किया जाता है, यानी 5 वर्ष के लिए जो बनाई जाती है, लेकिन बहुमत यदि किसी राजनीतिक दल को नहीं होता है तो 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, और फिर से चुनाव होते हैं, फिर नई जो है दल बनता है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, इसलिए वो स्थायी जो सदन माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष
लोकसभा एक अस्थायी है क्योंकि उसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है 19 सदस्यों में से चुना जाता है, जबकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 हो सकती है और उसमें 2 सदस्य हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और राज्यसभा में 245 अधिकतम संख्या, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री, उसका पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर होता है और राज्यसभा होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करती है। तो ये प्रमुख रूप से हमारी संसद के बारे में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। तो इसको एक बार आप अच्छे से देखना और समझना, आगे बढ़ना।